जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप, परिवार भी बढ़िया होगा। दोस्तों, एक वन शॉट वीडियो, सुपरफास्ट वीडियो लेकर आया हूं, यानी हिंदी, यानी पेपर से पहले इस वीडियो को देखकर जाओ। 111 सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जीरो से उठाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्या कर ले जाएंगे, यहां पर कवर कर ले जाएंगे। आइए, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन है आपका, हर बहन हर भाई का, हर हाँ स्टूडेंट का। मैं आपसे यही कहूंगा कि एकदम से पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, सारे चैप्टर कवर कर ले जाएंगे और जो भी उसके अंदर से डिटेल निकलेगी उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन को टिक मार लो, टिक मारने वाला कोई काम नहीं। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो वो सिलेबस से ही आता है, सिलेबस के बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता है दोस्तों। आइए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से जो है स्वरों की संख्या क्या है। अब देखो, जब मूल स्वर की बात करता है तो जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, जब भी आप स्वर की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि भाई जो स्वर है वो जो है आपके क्या है, स्वर जो है वो क्या है, वो आप ये कहते हो कि 11 स्वर हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए कि भाई देखो यार, मूल स्वर की संख्या पूछ रहा है, मूल स्वर कितने हैं। भाई मूल स्वर एक अलग चीज है और स्वर एक अलग चीज है। तो जब आपसे मूल स्वर पूछता है तो उनकी संख्या होती है 4, ठीक है। मूल स्वर क्या है, 4 है। और वो 4 कौन कौन से हैं ये भी आपको जान लेना है। वो कौन कौन से 4 हैं, क्योंकि कह देगा कल को कि कौन सा निम्नलिखित में मूल स्वर है और कौन सा नहीं है, ये आपको है वाले पता होने चाहिए। देखो, एक होता है आ होता है, एक होता है ई होता है, एक होता है ऊ होता है और एक होता है आपका री होता है। इन्हीं मूल स्वर को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम ये कह सकते हैं कि ये भैया क्या हो सकते हैं, ये आपके ह्रस्व स्वर हो सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है या मूल स्वर की संख्या क्या है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। और यदि 4 होती है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर दोस्तों किसके साथ, ए के साथ लॉक हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे। देखिए, जब आप भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हो तो आप ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लेकर आते हो। जब आप भाषा की सबसे छोटी या भाषा के कई क्वेश्चन, जैसे भाषा की सार्थक इकाई जो होती है ये दोस्तों आपकी क्या है, आपका क्या है, शब्द है। जब आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है, वो ये है वर्ण है। लेकिन वर्ण कैसी छोटी इकाई है वो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और लिखित जब इकाई है दोस्तों तो ये वर्ण ही है। और ध्वनि जो है आपकी मौखिक इकाई है। जो ना स्वर है और ना ही क्या है, ना स्वर है और ना ही भैया क्या है, व्यंजन है। जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह अगर परीक्षा में पूछे कि अयोगवाह की संख्या क्या है दोस्तों, तो 2 होती है। और जब 2 होती है तो वो कौन से होते हैं अयोगवाह, एक अंग है और एक क्या है, आहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। भाई सिंपल सी चीज है कि व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वरों का होना बहुत जरूरी है। कोई भी स्वर अगर है तभी व्यंजन संभव है। व्यंजन का संभव होना स्वर के बिना नहीं हो सकता है, यह बात दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। सुख दुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है। देखो, जब आप सुख और दुख की बात करते हो तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जब ये सुख और दुख की बात करते हो तो इसमें लगने वाला जो बीच में चिन्ह है इसको सामासिक चिन्ह कहते हैं। और सामासिक चिन्ह को ही हम योजक चिन्ह कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में डैश कह देते हैं। समास में कौन से समास में ये यूज होता है दोस्तों, मैक्सिमम ये द्वंद्व समास में आपको देखने को मिलता है। यानी समासिक चिन्ह भी है और ये योजक चिन्ह भी है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है। जब आप विराम चिन्ह की बात करते हो तो आपको 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विराम चिन्ह जो है किस भाषा से आए हैं। तो इनकी भाषा क्या है, देखो हिंदी में किस भाषा से आए हैं, ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके जनक भैया कौन है बताइए,
इनकी संख्या क्या है कमेंट करके बताइए फटाक से। मैंने कई बार अपनी वीडियो में असंख्य बार बताने की कोशिश की है। इनके जनक हैं कामता प्रसाद गुरु जी, है ना। कामता प्रसाद जो है इनके जनक हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, और इनकी संख्या जो है वो है 20 है, ठीक है ना, 20 है। अंग्रेजी भाषा से आए हैं। अल्प विराम कौन सा है, तो अल्प विराम, देखिए ये अल्प विराम है, और अर्ध विराम जो है आप देखते हो आंसर बी के साथ आप लगाते हो। अल्प विराम क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 नंबर का सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन किसके साथ, ठीक है, नहीं वो अर्ध विराम होता है, क्लियर है। चलो आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, अपन बढ़ेंगे माफ कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं। अंतिम रूप ले ले और विचार के क्या है भैया, तार ही टूट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पूर्ण विराम कहेंगे, क्योंकि पूर्ण विराम के आगे कुछ भी नहीं होता है। पूर्ण विराम के आगे क्या है, कुछ भी नहीं होता है। पूर्ण विराम के आगे भैया आप किसी भी बात को करते नहीं हो कि भाई अब इसके आगे किसी भी विचारों भाषा की अभिव्यक्ति नहीं होगी। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, तो अगर कोई बात कही गई है, तो कोई बात अगर कही गई है तो उसके आगे हम इस तरह से, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी बात को करते हैं, और इस बात को करने के लिए जो ये चिन्ह हम यूज करते हैं, इस चिन्ह को कहा जाता है, दैट इज हमने कहा विवरण चिन्ह कहा जाता है, क्लियर है, ये विवरण चिन्ह है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो कितने होते हैं, उत्पत्ति के जो आधार पर जो शब्द हैं प्यारे साथी, तो आप ये कहोगे कि जो शब्द हैं, जो शब्द हैं दोस्तों, उनकी संख्या होती है 4, उनकी संख्या 4 होती है। और वो 4 में कौन कौन से होते हैं बताइए फटाक से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप यही कहोगे कि भैया देखो पहला जो है वो है आपका तत्सम है, क्या है भैया, पहला तत्सम है, और दूसरा जो है आपका तद्भव है, तीसरा है आपका देशज है, चौथा है आपका विदेशज है। मेरी बात को समझ गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उत्पत्ति के आधार पर, दोस्तों आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ चला जाएगा। यहीं पर एक और क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि भैया ये बता दीजिएगा कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, यौगिक होता है, रूढ़ होता है, और योग रूढ़ होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है श्रृंगार शब्द का तद्भव क्या है। श्रृंगार शब्द का अगर आप देखते हो तो तद्भव क्या है, तो श्रृंगार शब्द के जब हम बीच में जाते हैं तो ये मिलता है हमको, क्या कहते हैं, सिंगार। क्या कहते हैं, सिंगार कहा जाता है। सिंगार का ही तद्भव जो है श्रृंगार होता है, क्लियर है, तत्सम, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। इनमें से घोटक शब्द क्या है, देखो घोटक शब्द जो है ना, ये घोटक, घोटक का मतलब अगर पता होना चाहिए, तो घोटक का मतलब होता है घोड़ा, है ना, घट का मतलब घड़ा होता है, तो इसलिए जब ये घोड़ा शब्द है तो घोड़ा शब्द जो है ये कैसा है, तद्भव है, तो ये वाला जो शब्द होगा वो कैसा होगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंत्रकारी शब्द तद्भव, मंत्रकारी का तद्भव क्या है। देखो हम लोग हमेशा में गांव में ना मदारी आया करता था, अभी भी आता है मदारी, तो मदारी का तत्सम मंत्रकारी है। तो मदारी मदारी हम लोग बहुत ज्यादा बोलते थे, है ना, अमूमन तौर पर हम मंत्रकारी तो बोलते नहीं थे, तो मदारी ही बोला जाता। अब मदारी जब बोला जाता है तो इसका तत्सम क्या है, मंत्रकारी, तो ये है दोस्तों आपस में क्या कनेक्टेड है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रत्युत्पन्नति जो है शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग की बात अगर आप करते हो तो शब्द के कहां पर लगता है, शब्द के पूर्व में लगता है, क्या, शब्द के पूर्व में लगता है दोस्तों आपका उपसर्ग प्रत्युत्पन्नति। तो प्रत्युत्पन्नति का मतलब है यहां पर प्रति हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग। उपसर्ग की बात आप कर रहे हो तो कहां जोड़ा जाता है, उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है, तो दोस्तों उपसर्ग अभी अभी मैंने बताया कि शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है। तो जब शब्द के पूर्व में जोड़ा जाएगा तो शब्द के पहले। आप यहां पर 2 चीजें जान लो यहीं पर, अगर परीक्षा में शब्दांश पूछ ले कि शब्दांश के प्रकार कितने होते हैं, तो बताएगा कोई, शब्दांश के प्रकार दोस्तों 2 होते हैं। एक शब्दांश का प्रकार कौन सा होता है,
एक शब्दांश कहलाता है उपसर्ग कहलाता है, एक शब्दांश कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना, एक शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, एक प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय जो है लगता है पूर्व में लगता है, और ये लगता है आपका बाद में लगता है। क्लियर है, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी जाएगा। प्राक्कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राक्कथन। अब प्राक्कथन की जब आप बात करते हो तो प्राक है ना, प्राक, और जैसे ही प्राक आएगा वैसे ही दोस्तों ये संधि भी व्यंजन संधि हो जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रत्यय का प्रयोग, अभी अभी मैंने आपसे पूछा प्रत्यय, जब उपसर्ग आपसे पूछा तो प्रत्यय भी आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ये तो भाई पहले है, तो ये क्या है, प्रीफिक्स हो गया, उपसर्ग हो गया। शब्दों के बाद में ये हो गया आपका प्रत्यय हो गया, और जब शब्दों के बाद में है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? देखो, तनुज का तनुजा है, चूहा का चूहिया है, सांप का सांपिन है, बनिया का बनियान है। बताइएगा लिंग की दृष्टि से, अगर आप लिंग की दृष्टि से देखते हो तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट गलत होगा, यही पूछा है ना। तो भैया देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करो, ये आंसर डी होगा। सांप सांपिन चूहा चूहिया तनुज तनुजा ठीक है, लेकिन ये बनिया का बनियान नहीं। ये बताइए क्या होगा? बनी या इन, ठीक है ना, ये होता है बनियाइन। अब अगर आप बात करते हो, ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रायः पुल्लिंग होते हैं? अब पुल्लिंग की बात करें तो आप पुल्लिंग, जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं पुल्लिंग में, जैसे अगर आप देखो वर्णमाला, तो आप वर्णमाला में मैक्सिमम चीजें पुल्लिंग ही होती हैं, लेकिन क्या वर्णमाला में स्त्रीलिंग भी कुछ होता है? स्त्रीलिंग बताइए, यहीं से पिछली बार क्वेश्चन आया था। तो वर्णमाला में जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या हो सकता है? छोटी हो सकती है, ये हो सकता है, री हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती, लेकिन ये क्या है, ए भी माना जाता है। तो अब हम ये कहते हैं कि जैसे पुल्लिंग क्या है, समुद्र के नाम, भाषा के नाम कहते हैं ना, हिंदी अंग्रेजी ये सब क्या है, पंजाबी, ये है आपके स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा यमुना सरस्वती स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम, तिथियां भी दोस्तों आपकी सारी कैलेंडर में आप देखते हो स्त्रीलिंग, लेकिन समुद्र के नाम हमेशा प्रायः पुल्लिंग में देखे जाते हैं। तो यही पूछ रहा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन से सभी जो है स्त्रीलिंग है? भाई सभी स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है, सभी आपसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो सभी स्त्रीलिंग है। तो भाई देखो, अगर आपसे ये कहता है तो आप देखो, समाधि और दीमक, समाधि हमारा क्या है, समाधि हमारा स्त्रीलिंग है, हमसे सारे स्त्रीलिंग पूछे है ना, समाधि। अच्छा ऊपर से कर लेता हूं, सीसम, सीसम और नर्मदा, देखो सीसम पुल्लिंग है, नर्मदा स्त्रीलिंग है, नहीं होगा। बिहग और गरुण, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, नहीं होगा। साहित्य स्त्रीलिंग है, ये भी साहित्य पढ़ा जाता है, पुल्लिंग है ना, और ये जहाज पुल्लिंग। समाधि स्त्रीलिंग है, समाधि क्या है, स्त्रीलिंग है, और दीमक लग गई स्त्रीलिंग है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, आपको जवाब देना है, लॉक किया जाए फटाक से, जल्दी से। चलो भाई, बहुत आसान प्रश्न है। कशीदा, हाँ कशीदाकार, ऑप्शन डी, बहुत बहुत सुंदर। जुर्राब, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सॉक्स जो होते हैं ना, ये जुर्राब जो होता है, ये हमेशा कहते हैं ना, घाघरा शब्द को एक अलग वे में यूज करते हैं, लेकिन जो ये बी और डी ऑप्शन है इसमें विवाद थोड़ा रहता है। ये भी स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन ये भी कह रहा है जुर्राब फट गई या मोजे फट गए। हम लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे मोजे कहां रखे हुए हैं, है ना, इसलिए इस चीज को आंसर डी की तरफ ज्यादा माना जाता है।
और सॉक्स को हम यही कहते हैं कि सॉक्स गंदे हो गए हैं, सॉक्स जो है धुलने हैं, तो इसलिए वो पुल्लिंग में ही प्रायः माने जाते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अगर आप संस्कृत में वचन की बात करते हो तो ये है भैया, और अगर आप हिंदी की बात करते हो तो ये है। तो हिंदी में वचन जो है वो क्या है? दो। अगला, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या है? मैंने आम ले लिया है। अगर मैंने आम ले लिया है तो दोस्तों यहां पर क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए? देखो भाई, मैंने आम ले लिया है या मैंने आम ले लिए हैं, भाई सिंपल सी चीज, हमने आम, हमने आम, हाँ ये भी हो सकता है। अगर आप बहुवचन की बात करोगे, बहुवचन में मैं और हम, जल्दी से कमेंट करिएगा कि मैं की जगह हम होगा, हमने होगा, या आम होगा, या लिए हैं या फिर ले लिए हैं। एक वचन और बहुवचन, क्या बात है? हाँ ओके पूजा, ओके अभिषेक, ओके हाँ रंजन, ठीक है। बताओ यहां पर क्या होना चाहिए? मैंने आम ले लिए हैं, ठीक बात। हमने आम ले लिए हैं, ठीक बात, ओके चलो। हमने आम ले लिए हैं, बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैं रुका कि भाई देखो, सिंपल सी चीज है कि जब आप मैंने की बात कर रहे हो, जब आप बहुवचन में आते हो तो सब हमने आम ले लिए हैं, तो ये वाला विकल्प गया, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। नदी का जल ठंडा है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करता हूं, अच्छा, जिसे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई नदी का जो जल ठंडा है उसका ऑप्शन क्या होगा कि अगर इसको बहुवचन में। तो देखो, पहला ऑप्शन है कि नदी का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदियों। देखो ये वाला तो वर्तनी में ही गलत है, ये तो नॉर्मल यही है साफ साफ। सभी नदी क्यों लाएंगे? हम नदी को हम नदियों बनाएंगे ना, और पानी तो पानी ही रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। ये क्वेश्चन टाइप गलत हुआ है, कोई बात नहीं। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए अगर आपको चाय लाना है तो वाक्य में कारक बताना है। तो आंसर किसके? मेरे दोस्त के लिए। और के लिए जब आता है तो आपका संप्रदान आता है। संप्रदान में जैसे मैं मां के लिए दवाई लाया, है ना, मैं मां के लिए दवाई लाया, या फिर हम जो है हमने कहा कि मैं अपने दोस्त के लिए चाय लाया, ये सारी चीजें। हे ईश्वर दया करो। अब देखो, जब भी ये संबोधन का चिन्ह लगता है, तो संबोधन का चिन्ह लगता है तो हम पुकारते हैं कि हे ईश्वर आकर दया करो। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, मेरी गोद में क्या है? बिल्ली है दोस्तों। तो यहां पर मैं आया है, और जब भी अपादान की बात हम करते हैं तो अपादान अलगाव के लिए होता है, और अलगाव अलग के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को है, और हम कहते हैं संप्रदान में आप के लिए मांग करते हो कि भाई के लिए हो जाए, और अधिकरण में दोस्तों में और पर आता है, तो इसलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राम का भाई जो है भरत है। राम का जो भाई है वो क्या है? भरत है। अपादान कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। काकी के रारी रे नानी ने कहा आता है? संबंध में आता है, और संबंध में जो है आपका का ही नहीं, राम की गाड़ी, राम का भाई, राम की कार, है ना, तो का की के आ सकता है, इसलिए संबंध होता है। अगला, भारत में हिंदी जो है किस वर्ग में रखोगे आप? भारत में हिंदी को किस वर्ग में आप रखोगे? तो भारत में जो आप हिंदी है वो दोस्तों आप रखोगे राजभाषा में रखोगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 343 अनुच्छेद, आर्टिकल दोस्तों आपको याद रखना है। कौन से भाग के तहत? तो भाग 17 के तहत दोस्तों। कौन सी अनुसूची के तहत दोस्तों? तो भारत में अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि जो है ये आपके बाएं से जो है दाएं लिखी जाती है। क्या है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि का जो देवनागरी की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। गुरुमुखी की बात अगर हम करते हैं तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है? वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेख है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में क्या है, प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मध्य और माननीय कोर्ट जो आपका हाई कोर्ट है उनके मध्य जो भाषा का आदान प्रदान होना चाहिए वो किस अनुच्छेद में है, आइए समझते हैं। आर्टिकल 344 में दोस्तों राजभाषा आयोग होगा। क्या है, राजभाषा आयोग होगा। ये 4 अनुच्छेद एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा दोस्तों 351 भाषा विकास का उल्लेख किया गया कि भाषा विकास के निर्देश दिए गए हैं संविधान में कि हिंदी के डेवलपमेंट की बात की गई है। 343 में क्या किया गया है, 343 में हिंदी एक राजभाषा होगी, हिंदी एक राजभाषा होगी दोस्तों, ये आपको पता है। 348 में क्या है, 348 में जो आपका न्यायालय, जो न्यायालय है और उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की जो कार्यवाही है वो इस भाषा में यानी इस अनुच्छेद में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी। सन्मार्ग में कौन सी संधि है, सन्मार्ग की बात करेंगे तो सन्मार्ग में दोस्तों सत धन मार्ग होता है, और जैसे ही सत धन मार्ग होता है वैसे ही क्या हो जाता है, वैसे ही ये व्यंजन संधि हो जाती है। अगला भगवत गीता। अब जब भगवत गीता में जैसे ही भगवत आप करते हो हलंत आता है और गीता करते हो वैसे ही दोस्तों आपका संधि आती है व्यंजन, और व्यंजन संधि आती है तो भगवत धन गीता, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय की बात करेंगे दोस्तों, सूर्योदय। अब देखो यहां पर एक ट्रिक भी लगा सकते हो, सूर्योदय यहां पर एक मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी, है ना। ऐसे ही आपका अगर एक और क्वेश्चन, मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इसी को थोड़ा सा बदलकर, कोई मुझे बताए कि महोषध में कौन सी संधि है, महोषध में कौन सी संधि है, यही ऑप्शन रहेंगे, कमेंट फास्ट। अगला, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, पहला पद प्रधान होना चाहिए। अब पहला पद अगर प्रधान है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अव्ययी भाव कहते हैं, क्योंकि प्रथम पद जो है यही होता है और प्रथम पद अव्यय कहलाता है, प्रथम पद अव्यय, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहां पर, बोले सर कौन सा क्वेश्चन, जैसे अगर मैंने कह दिया कि प्रतिदिन में बताइए कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम ऑन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है। आयात का निर्यात, जो आ रहा है जो जा रहा है, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सामिस का आमिष का सामिस, कौन सा इसमें गलत है। तो देखो ये तीनों सही दिख रहे होंगे, लेकिन डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्या है, सामिस का क्या है, आप कहोगे दोस्तों ये निरामिष होता है, निरामिष होता है, तो इस क्वेश्चन में ये पेयर गलत था। उत्कर्ष जो बढ़ रहा है और अपकर्ष जो डाउनफॉल है ना, अपकर्ष यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अंतर्मुखी का मतलब यानी जो आप एक्सट्रोवर्ट कहते हो, इंट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट है उसका विलोम क्या है, उसका विलोम जो होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है। तो अंतर्मुखी जो अपनी बात को अंदर ही रखता है, और बहिर्मुखी जो सबको बता देता है ना। आकाश, यहां पर इसको कर लो रेखांकित, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताओ। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखो आकाश की जब आप बात करोगे, आकाश की बात करोगे तो आकाश में आप देखिए, अगर आप तीनों ऑप्शंस की तरफ लो, जैसे व्योम है तो आकाश का हो जाएगा, जैसे यहां पर नभ है हाँ आकाश की तरफ हो जाएगा, जैसे गगन है आकाश की तरफ हो जाएगा। लेकिन जो आप रसाल है ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आम या इसी का मतलब होता है मीठा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रसाल नहीं है, बाद बाकी सारे हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण जो है दूसरी क्रिया को शुरू करता है या प्रवृत्त करता है, तो उसे क्या कहेंगे, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक। कभी नहीं बोलोगे, एक सेकंड में समझ लो।
जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है, जब एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, यही वाले ऑप्शन होंगे, पिताजी नहाकर सो गए या पूजा करने लगे, बताइए कौन सी क्रिया है। नहाकर, पहले नहाया फिर सो गए, तो इसका मतलब है पूर्वकालिक क्रिया, एक काम खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ। हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना, हथियाना में दोस्तों नाम धातु है ना। हाथ, कैसे बनी ये क्रिया, हाथ प्लस इयाना, जहां इयाना वर्ड लग गया और बन गई हथियाना। इस तरह से आप दोस्तों नाम धातु क्रिया को देखते हो। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक काम, जैसे मैं नहाकर खाना खाने लगा, मैं नहाकर पूजा करने लगा, कर आएगा, एक काम खत्म करोगे दूसरा स्टार्ट। यहां क्या है, पूर्वकालिक खत्म, पूर्वकालिक हो गया। अब तीन चीजें और यहीं पर समझ लो। अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म नहीं होता, और इसका उल्टा यह है, और जहां पर कर्म होता है। और प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी दूसरे से काम करवाओ, दूसरों से आप कर्म करवाते हो, वो दोस्तों ये है। दोनों के एग्जाम्पल समझ लो तीनों के। अकर्मक में क्या है, जैसे आप सो रहे हो तो आंसर ए मार देते, लेकिन जब कोई चीज खाने पीने की बात होती है तो वो सकर्मक होती है, तो आंसर यहां पर बी हो जाएगा। जब भी कोई चीज खाने पीने की बात हो रही होती है तो वहां पर सकर्मक हो जाता है, सा माने सहित, कर्म माने कर्म। मेरी बात को समझ गए, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए ये समझ गए, हाँ जी। अब आते हैं तीसरे फैक्ट पर, तीसरे फैक्ट पर आ जाओ। तीसरा फैक्ट ये कहता है कि प्रेरणार्थ बहुत आसान है। जैसे मैं बैठा हूं, दूसरे से मुझे कोई काम करवाना है, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि जैसे मैंने अपने छोटे भाई से अपने कपड़े धुलवाए, मैंने अपने भाई से पानी मंगवाया, खुद ना काम करो दूसरे से काम करवाओ, वो होता है प्रेरणार्थक। क्लियर है। चलिए, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, अब की बार अकर्मक बताना है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो श्याम सोता है, भाई सोना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब अकर्मक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। भैया सिंपल सी चीज है, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, तो वो क्या है, संज्ञा हो जाएगा, किसी वस्तु या विशेष। भाई संज्ञा क्या है, संज्ञा तो किसी का भी नाम ही तो है, संज्ञा, संज्ञा दैट इज नेम। अगला, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। जब दोस्तों किसी भी चीज का नाम दिया जाए तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और ऐसे ही अगर लिखा होता लड़का, लड़की, है ना, और देश, तो हमारा जातिवाचक हो जाता। करेंगे उसके भी क्वेश्चन। जैसे ये कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दुनिया में कोई एक पहाड़ है, नहीं, तो दुनिया में जब एक पहाड़ नहीं है तो दोस्तों पहाड़ हमारा जातिवाचक है। पहाड़ बहुत से हैं, तो जातिवाचक दोस्तों वही होता है जिसकी पूरी जाति हो। हमारे यहां भी पहाड़, अमेरिका में भी पहाड़, छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, राम, गंगा और जो है हिमालय, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक हैं, ये नाम दिए गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था कौन सा नहीं है। अगला, गंगा संज्ञा का कौन सा रूप है। गंगा एक नदी है, अगर नदी पूछ लेता तो ये जातिवाचक हो जाता, और अगर गंगा नाम ले लिया है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है। अगर उत्पत्ति के आधार की बात आप करते हो तो उत्पत्ति के आधार पर अभी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, और उसमें कुछ नाम में यह बताया था कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जिसमें इसमें बताया था 9 नंबर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब होता है, यौगिक नहीं होता है। यौगिक रचना के आधार पर होता है। रचना के आधार पर वाक्य हैं 3। आप कौन कौन से वाक्य हैं, एक रूढ़ है, एक यौगिक है,
और एक क्या है, योग रूढ़ है, एक है योग रूढ़। अगला, अहेर शब्द का तत्सम क्या है? अहेर, अहेर का अरहेर है, अहीर है, आषाढ़ है, आखेट है। अहेर का है आखेट। अगला, संकर शब्द। अब देखो संकर है, ये वो संकर नहीं, एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि इस संकर और इस संकर का अर्थ बताओ। ठीक है, तो ये शंकर जो है ये हमारे भगवान है, भगवान शिव, महाकाल। और ये शंकर है, ये मिश्र प्रजाति का है, समझ रहे, मिश्रित जाति का। तो शंकर का मतलब यहां पर है दो भाषाओं से मिला हुआ शब्द। तो आंसर क्या है, मिश्र, यानी मिश्रित जाति का। और मिश्रित जाति में एक शब्द है जैसे रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो कौन सा है, इसमें रेल है और इसमें गाड़ी है। रेलगाड़ी जो है ये रेल इंग्लिश शब्द है और ये गाड़ी जो है इसका हिंदी शब्द है। दोनों को मिला दिया तो संकर शब्द बन गया। बात को समझ गए। अगला, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर क्या है? जमादार, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ, जमादार शब्द जो है स्रोत के आधार पर किस भाषा का शब्द है? चलो, फारसी, फारसी, अरबी फारसी। चलो भाई बताओ। ठीक है, चलो फारसी, ठीक है, फारसी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे, क्योंकि एक वर्णों की बात, भाई जिस तरह से मोतियों को आप विस्तृत पिरोते हो, है ना, तो वो क्या है, मोतियों को एक ऐसा क्रम में पिरोते हो, वही है माला बनती है। छा वर्ण किसके योग से? छा वर्ण, देखो यहां पर संयुक्त व्यंजन की बात अगर हम करेंगे तो छा, एक छा आता है, एक आपका त्रा आता है, एक आपका स्रा आता है, और एक आपका छत्रज्ञा, है ना, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए, यहां काधन सा होता है, यहां ताधन रा होता है, यहां पर साधन रा होता है, यहां पर जाधन वा होता है। इनमें से परीक्षा में कोई भी एक आ सकता है, जैसे यहां पर एक पूछ लिया है इस क्वेश्चन में, तो ये रट लेना भैया, हलंत को नहीं भूलना है। जैसे का धन छा, का धन सा का मतलब ये है, ठीक है ना, मेरी बात को समझ गए। कोई बिना हलंत का भी हो सकता है ऑप्शन में, तो वो नहीं लेना है। हलंत लगने का मतलब वो वर्ण आधा हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है चार, यानी कितने हैं, चार हैं, और वो चार कौन से हैं, यारा लावा। अगला है, अगला क्या है, अगला क्या है भैया, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? किसका उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों? तो जब आप कंठ की बात करते हो तो दोस्तों देखिए, ता है दंते है, गा है कंठ है, पा है आपका ओष्ठ है, चा है आपका तालब्य है। तो कंठ क्या है, ये वाला है कंठ है, ठीक है। अगला, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने से, विशेष बल, अगर आप विशेष बल देते हो तो कौन सा चिन्ह लगता है? कमेंट फास्ट। हाँ जी, ठीक है, ओके। विवरण, 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 इकहरा भैया, इकहरा, विवरण कैसे कर दोगे भाई? देखो, एक विवरण चिन्ह होता है कुछ ऐसे, किसी की बात को कहने के लिए, अभी बताया था। और ये तो बहुत नॉर्मल है कि अगर कोई भी चीज है तो बल दे दिया, और यहां पर, अच्छा यहां पर डबल है, ये इकहरा है, ये दोहरा है, इकहरा ये है, दोहरा ये है। तो अगर हम बल दे रहे हैं तो इकहरा हो जाएगा। विवरण चिन्ह कौन सा है? ये क्या है, संबोधन है, विस्मयादि है, ये क्या है, पूर्ण विराम है, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, ये क्या है, विवरण है। 59, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना पड़े। भाई पूर्ण विराम की तुलना में, पूर्ण विराम का मतलब है कि जब आपके भाषा समस्त जो है भाषा आपने प्रयोग कर ली, अब कोई भी जो है अभिव्यक्ति के तार नहीं आगे बचे, भाई खत्म बात। तो लेकिन अर्ध विराम जो है ना, अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये जो है चिन्ह पूर्ण विराम से कम रुकता है ना, पूर्ण विराम से कम रुकता है। अगला,
इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। यहां पर एक ही चीज आपको याद रखनी है कि जो पूर्ण विराम है इसे कामता प्रसाद जी ने अंग्रेजी से नहीं लिया है। सारे विराम चिन्ह अंग्रेजी से ही हिंदी में आए। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मृतिका मिट्टी, मृतिका का मिट्टी होता है। मोती को आप कंफ्यूजन में ना रहना, मौक्तिक होता है। मोती का मौक्तिक होता है, मिट्टी का मृतिका होता है। ये लोग आ गया भैया मौक्तिक शब्द का, तो मौक्तिक का क्या हो जाएगा? किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो देशज हैं? सभी शब्द जो है वो देशज शब्द हैं, आपको बताने हैं कौन से ऑप्शंस की तरफ है। सभी शब्द देशज हैं भाई, सभी शब्द देशज हैं, तो इसका मतलब आग है, जीव है, घर है, पत्र है, फूल है, हाथी है, बरखा है, रात है, सत्य है, उच्च, दुर्बल और पुष्प। सभी शब्द तद्भव हैं। तद्भव, तद्भव का मतलब यही तो है, क्योंकि आग का अग्नि हो जाएगा, जीव का जीवा हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा। लो, ये सब नहीं होंगे, इसमें कोई ना कोई लो भैया, इसमें कोई ना कोई लो भैया। ये दिया तत्सम, ये दिया जो है तत्सम, ये दिया है तत्सम, है ना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण तत्सम, कंकड़ तत्सम, पक्ष जिसमें छाया तत्सम, प्यासा हो जाएगा तद्भव क्योंकि पिपासु होता है, पिपासु। अगला अलंकार शब्द में उपसर्ग, तो अलंकार शब्द में शब्द कैसे बना अलंकार? तो अलम धन कार। अलंकार में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अलंकार में इसका अलम का मतलब आभूषण, गहना, तो काव्य का आभूषण है अलंकार। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं प्यारे? देखो संज्ञा, सर्वनाम और ये सब हैं, ये क्या है? ये तद्धित के साथ जुड़ते हैं। लेकिन क्रिया, जो क्रिया है, क्रिया जो है ये है कृदंत, यानी ये बात आपको याद रखना है। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है। अध्यात्म धन इक, क्या है? यहां पर इक निकलेगा, तो अध्यात्म धन इक निकलेगा, तो आंसर इज डी। अगला प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय? कम ऑन, प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रदेश, और फिर कहोगे इक, तो इक प्रत्यय, आंसर इज बी। अगला इनमें से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपका परिवार। हो सकता है कि आप नए कैंडिडेट हैं, और नए कैंडिडेट हैं बोला कि अरे ठीक है यार देख लेना, फिर अगली वीडियो नीचे आएगी फिर देख लेंगे, है ना। तो ना तो पढ़ने वाला कोई रोबोट है, ना पढ़ाने वाला रोबोट है। रिलेशन महत्वपूर्ण है। यदि हम कभी और किसी वीडियो में मिलते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। इसलिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, क्या ना, हाँ ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्या बात है, कैसे हो आप सब? ठीक है, ठीक है ब्रांड जी, नए हैं, बहुत बढ़िया, ओके। चलो भाई, बहुत सुंदर। पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। अच्छा पुल्लिंग पर आ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सारे हम कमेंट्स ले लेंगे, अभी नहीं, पर आज ना सुपर फास्ट वीडियो करा रहे हैं। देखो भाई कपड़ा, देखो भुजा स्त्रीलिंग है, जाति स्त्रीलिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है, कपड़ा तो फट गया, ऐसे ना बोलते हैं, तो ये पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। कपड़ा का करपट होता है। क्लियर है? चलो अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? शब्द स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, पेड़ पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, स्त्री हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा कुर्सी। अगला स्त्रीलिंग शब्द के वृक्षों के नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, नक्षत्र जो है हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, नक्षत्र हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। कोई कॉपी पेस्ट मत करो यार, है ना। कॉपी पेस्ट में क्या है? निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? फिर से पुल्लिंग बताओ। हार, पायल, पुखराज। हार होती है स्त्रीलिंग, अगर वैसा हार आप लो तब। चलो भाई देख लेते हैं आगे। हीरा पुल्लिंग है, हमसे पुल्लिंग पूछा गया, हीरा पुल्लिंग है, मोती और मणि स्त्रीलिंग हो जाएगा। पायल तो स्त्रीलिंग है, तो पर तो ये तो नहीं होगा। मैं हार एक बार वो वाली हार मान लेता हूं, एक बार वो वाला हार मान लेता हूं।
कौवा खरगोश मंडल, नथ, नथ स्त्रीलिंग है तो इसलिए बगल वाला सी ऑप्शन बचा। कौवा पुल्लिंग होता है, खरगोश भी पुल्लिंग होता है, मंडल भी पुल्लिंग होता है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई। इस वाक्य में जनता शब्द, देखो जनता हमेशा शब्द जो है एक वचन होता है, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, एक वचन होता है। इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले बताओ, जनता होगा नहीं, है ना? जनता होगा नहीं। अच्छा आप ही बताओ, ट्राई करो। जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, ये सदैव जो है ये क्या है? प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, ये सदैव बहुवचन होते हैं। ये क्या है? सदैव बहुवचन होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? हस्ताक्षर, हां सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन होने वाले शब्द। भाई यार सिंपल सी चीज समझो, जब मैंने आपसे ये कहा जनता जो है एक वचन है, और एक वचन में अगर आप जनता को देखो तो हस्ताक्षर के साथ तो आएगा नहीं, लोग के साथ आएगा नहीं, लोग एक वचन में नहीं। प्राण ऑलरेडी सदा बहुवचन होता है, तो वर्षा और जनता ही तो बचा, वर्षा और जनता ही तो बचा। तो प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और आंसू ऑलरेडी जो है हम कह रहे हैं कि सदा बहुवचन, तो वर्षा, हस्ताक्षर, प्राण ऑलरेडी जो है, हस्ताक्षर, प्राण और लोग ऑलरेडी कट गए, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला, इनमें से कौन सा हमेशा बहुवचन होता है? अभी बताया, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, याद कर लो सदा बहुवचन, तो सदा बहुवचन प्राण हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेता का स्त्रीलिंग, नेता का क्या है? नेत्री, और सूर्य का सूर्या, गीदड़ का गीदड़ी। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? यह मेरी पुस्तक है, इसमें क्या है? इसमें रिलेशन की बात की गई है, रिलेशन की बात की गई है, और रिलेशन की बात की गई है तो यह संबंध है, संबंध है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्य में संबंध कारक वाक्य वाले को पहचानिए। संबंध कारक, संबंध कारक की जब आप बात करोगे तो हमारा क्या है? हमारा जो है संबंध कारक में काकी के रारी रे नानी ने, जैसे राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता, बस यहीं पर हो जाएगा, है ना? काकी के नानी ने, अभी बता, संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगला, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो में है ना, और में आएगा किसमें? अधिकरण में आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है। मजदूर को मजदूरी दे दीजिए, कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, मजदूर को मजदूरी दे दीजिए, पर देना है, और देने के संदर्भ में हमें हमेशा याद रखना है संप्रदान लगाना है, पर समस्या यह है कि ऑप्शन नहीं है, संप्रदान लगाना है, तो फिर ऑप्शन कहां जाएगा? कर्म के साथ, क्योंकि फिर हमें को के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं उल्लिखित, यह बात याद रखिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग का गठन किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, राष्ट्रपति ने किया। राजभाषा आयोग जो है कब गठित हुआ है? 7 जून 1955 को गठित हुआ है। राजभाषा आयोग जो है कितने अनुच्छेद के तहत आया है? 344 अनुच्छेद के तहत आया है। राजभाषा आयोग जो है अगर आया है तो इसका अध्यक्ष कौन रहा है? दैट इज बीजी खेर रहे हैं, बीजी खेर रहे हैं, है ना? ये बात आपको याद रखनी है, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? बताइए। संसदीय समिति की सिफारिशों पर मैंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, यानी राजभाषा से लेकर राजभाषा के विकास तक, 343 से 351। प्रतिमान में समास, अगर किसी, ट्रिक नोट कीजिए, अगर समास को करना है उसको तोड़िए, और तोड़ने पर अगर उपसर्ग दिख जाए तो दुनिया का हर शब्द जो है अव्ययी भाव होता है। रातों रात जब कोई चीज रिपीट होती है, रात रात, दिन दिन, तो भी अव्ययी भाव। अगर प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव,
दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष और विशेष्य पद प्रधान कर्मधारय। दुरासा, दुरासा में कौन सी जो है संधि विच्छेद यानी कौन सा संधि विच्छेद सही होगा बताओ, बहुत आसान है। क्वेश्चन का आंसर बताइए। दु धन आशा यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग। रित्यानुसार, अब रित्यानुसार की बात करेंगे तो भाई देखो एक हो जाएगा रीति, रित्य गलत हो जाता है, एक है रीति एक है रीत। देखो एक रीत है एक है रीति, त्याग को ती करना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित जिसको लालसा कहा जाता है, लालाहित कहा जाता है। इच्छुक, लालायित, उत्सुक। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, तो इसलिए उत्सुक, लालायित, इच्छुक होता है, लेकिन इच्छा एक अलग चीज है, अभिलाषा चाहने वाला। विलोम का दृष्टि सही कौन सा सही है? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। देखो उत्सर्जन और विसर्जन एक ही चीज है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, आग्रह का अनुग्रह होता है, जारज का औरस होता है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म है? इप्सित का अभिप्सित, अमित का सीमित, समित, हया का बेहया और अघी का निरग। बताइए, जवाब दीजिएगा, कमेंट फास्ट। हाँ 10 मिनट में हम चीजों को और समाप्त कर देंगे, परेशान मत होइए। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, ठीक है। हया का बेहया, अच्छा ठीक है। देखो भाई सही युग्म पूछा था भाई। इप्सित का जो होता है वो अनिप्सित होता है, गलत है। अमित का जो होता है वो परिमित होता है, गलत है। अघी का जो निरग होता है वो अघी का जो है डी विकल्प की बात अगर करें तो निष्पाप होता है ना, तो हमारा ये भी गलत है। हया का बेहया सही मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आविर्भूत जो है भाई, आविर्भूत तो आप कहोगे कि सर तिरोभूत हो जाएगा। भाई सिंपल सी चीज है, जो आविर्भूत है वो तिरोभूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, आपको जवाब देना है, ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें क्या दिक्कत है? देखो भाई बहुत आसान तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। मैंने आपसे यह बोला कि जैसे अकर्मक सोना होता है बिना काम का, नहीं होगा। उड़ना, पक्षियों का उड़ना बिना काम का नहीं होगा। हंसना, मुस्कुराना, चलना नहीं होगा। बचेगा क्या? निबंध लिखना, सकर्मक। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। भाई मेरे इतना आसान कॉन्सेप्ट है, अभी अभी पूरा डिटेल्ड बताया कि मैं अपने छोटे भाई से अपने कपड़े धुलवाता हूं। जब कोई तुम स्वयं काम ना करो, जब भी कोई तुम स्वयं काम ना करो और किसी दूसरे से करवाओ तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। और जब कोई एक काम खत्म हो और दूसरा स्टार्ट हो जाए वो पूर्वकालिक या पूर्णकालिक है। जो क्रिया अभी हो रही है प्रेजेंट में अगर हो रही है तो उसे कहेंगे सामान्य वर्तमान या अपूर्ण। तो जो हो रही है वो पूर्ण तो नहीं है, अपूर्ण ही तो है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, रामू खाना खा रहा है। मैंने कहा यहां पर सकर्मक हो जाएगा। चालक गाड़ी चला रहा, काम कर रहा है, यह भी काम हो रहा है। हंसना कोई कर्म नहीं होता है, यह काम नहीं है। इनमें से निश्चय वाचक जो है सर्वनाम, निश्चय, निश्चित, यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा पेन है, तो यह निश्चित है। यह और वह जो है यह निश्चित ही तो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। कुछ, वह, जो। भाई जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये रिलेशन संबंध है। अगला, वे आम के पेड़ हैं। अधोलिखित में जो भी आप देख रहे हो कि भाई वे जो है आम के पेड़ हैं, अधोरेखित में सर्वनाम कौन सा है? भाई देखो पहली बात तो ये बताओ वे किस कैटेगरी में आएगा। जब आप बे की बात आप करते हो तो ये निश्चयवाचक में आ जाता है कि बे आम रख, है ना, यानी वो सिंपल सी ये वे यह वह, ये दिमाग में बैठा लो, ये निश्चय में आ जाएंगे।
भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार? भारत किसी देश का नाम है, और यदि नाम है तो दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके। अगर सार्थक खंड हो जाएं तो वो यौगिक है, अगर सार्थक खंड ना हो तो वो रूढ़ है। जैसे जैसे मैंने कह दिया कि आंख, बताइए कैसा शब्द है? रूढ़ है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, संधि विच्छेद नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय में कौन सा सही है? तरावट, तरावट में आप तर धन आवट, है ना, तर धन आवट, तो आंसर इज डी ऑप्शन। अगला, घबराहट, बड़बड़ाहट, है ना, ये क्या है? आहट लेकर आए हैं, तो जब आहट लेकर आए हैं तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आहट। रंगीला, रंगीला में आप जब देखते हो तो ईला प्रत्यय है। अगला, स्पर्श वर्णों की संख्या, यानी स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है दोस्तों जैसे वही का से लेकर मां तक, का ख ग घ ङ च छ ज ज व ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म, है ना, क च ट त प, 5 वर्ग में 5 वर्ण, 5 25 दोस्तों, आंसर इज डी ऑप्शन। अनुनासिक स्वरों, अनुनासिक का मतलब होता है ऐसे स्वर जिसका नाक और मुंह से उच्चारण होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर का मतलब वही अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक में पंचमाक्षर ही तो आएगा। और पंचमाक्षर में दोस्तों जैसे एक ये है, एक वां है, एक णा है, एक ना है, एक मां है ना, ये है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? चा तालव्य है, टा मूर्धन्य है, ता दंते है, कंठ है ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? समय कतई मत लगाओ। योजक चिन्ह किसमें लग सकता है? परिवार नहीं लग सकता, विद्यालय नहीं लग सकता, यहां नहीं लग सकता, माता पिता में ऑलरेडी लगा हुआ है। 110, कौन सा अर्धविराम है? अर्धविराम देखा जाए तो ये पूर्ण विराम है ना, अर्धविराम ये है अल्प विराम है, और इसको अगर ऐसे कर दोगे तो ये उपविराम है, 2 आंखें, और ये रहा 111। मनोविकार सूचक शब्दों व वाक्यांशों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मनोविकार जो भी है, आश्चर्य, घृणा, है ना, उनको ऑप्शन नंबर डी यानी विस्मय आदि बोधक। और एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, कौन सा बताया क्वेश्चन कौन सा? एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं यहां पर, एक क्वेश्चन जो है आपको हम देते हैं ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन दैट इज ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। यानी 1 घंटे से कम समय में 52 मिनट की वीडियो, 50 मिनट की वीडियो में हमने आपको ट्रिपल वन कॉन्सेप्ट कराए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में बस एक मित्र को शेयर कर देना, जाते जाते वीडियो लाइक कर देना, और चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लेना। इतना मैं जानता हूं कि देखो आप जब अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा हो जाता है, ये तो हमेशा जानते हो आप, है ना। तो भाई देखो हमारा रिलेशन रहना चाहिए। यूट्यूब तो आते जाते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, कोई जीवन भर पढ़ता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं है। रिलेशन है अच्छा, तभी चीजें, है ना, यूनिवर्स में कायम है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये आपको हमें होमवर्क में दे देना है, और दूसरी चीज क्या करनी है, गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिससे हम आपको कंटेंट दे पाए। क्या? प्ले स्टोर पर जाइए, गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहो। वंदे मातरम। ख्याल रखिए।